हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ने, चैप्टर नंबर 13, अनुपात और समानुपात, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात समझते हैं, आखिर अनुपात यानी रेशियो है क्या। फॉर एग्जाम्पल, दो पुस्तिकाओं की कीमतें ₹20 और ₹80, दूसरी पुस्तिका का मूल्य पहली पुस्तिका के मूल्य से कितना गुना है। अब देखिए, दो पुस्तिका है, उसका मूल्य आपको दे दिया है। अब ये पूछा गया है कि जो दूसरी पुस्तिका का मूल्य है वो ऑब्वियस सी बात है अधिक है, पर कितना अधिक है, राइट। तो ये पूछा गया है। स्पष्ट रूप से ये 4 गुना है ना। 20 का 4 गुना 80 है। हमने दोनों राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की, यह तुलना अनुपात कहलाती है। यहाँ पे दो राशि दी गई है। इस प्रकार अनुपात दो मात्राएं होती है जो समान इकाइयों में होती है। हम अनुपात को कॉलोन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यदि x और y दो संख्याएं हैं तो इन संख्याओं का अनुपात x रेशियो y से प्रदर्शित होता है। x अनुपात y के रूप में पढ़ा जाता है। क्या बोलते हैं? x अनुपात y, यानी x को आपने y से डिवाइड किया, x बटे y। नाउ x को पूर्ववर्ती, यहाँ देखिए x को पूर्ववर्ती और y को अनुवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पिछले उदाहरण में हम अनुपात के रूप में उनकी कीमतों की तुलना कर सकते हैं। जैसे 20 की हम 80 से तुलना करेंगे तो हमें पता है 1:4 आएगा, राइट। ऐसे ही बच्चों, यहाँ एक पहली राशि का या पूर्ववर्ती, आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे जो पहली राशि है इसे आप पूर्ववर्ती कह सकते हो, और 4 जो दूसरी राशि है उसे अनुवर्ती कह सकते हैं। यहाँ अनुपात सबसे सरलतम रूप में है। नेक्स्ट, अनुपात में पदों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुपात 10/12 यानी 10:12 अनुपात 12:10 से भिन्न है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का मान बदल रहा है, राइट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10:12 और 12:10 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 5:6 और 6:5 आएगा। दोनों में तो अंतर है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों, इसी प्रकार अनुपात x रेशियो y अनुपात y रेशियो x से भिन्न है। हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कक्षा में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है बच्चों, बताइए। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात अगर हम निकालें तो हमें पता है लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है, 20, और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 40। हमें पूछा क्या है, लड़कों का लड़कियों से अनुपात निकालना है। तो लड़के पहले आएंगे 20, लड़कियों का अनुपात बाद में आएगा 40, सो 1/2, राइट। सो 1:2। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पहली राशि और दूसरी राशि में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अतिरिक्त नहीं है, अतः यह अनुपात न्यूनतम रूप में है। अनुपात को न्यूनतम रूप में दर्शाने के लिए राशियों को मौसा से यानी महत्तम समापवर्तक से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। उदाहरण 1 देखिए और समझिए इस कॉन्सेप्ट को बच्चों, क्या बताया गया है। बताइए क्या दिए गए अनुपात सरलतम रूप में है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, 4:5, ये ऑलरेडी किसमें है, सरलतम रूप में है, क्योंकि एक के अलावा इसका कोई भी मौसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट, 25:40, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों इसका महत्तम समापवर्तक क्या है, 5 है। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो 5/8 यानी 5:8 इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट देखिए, दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो। हम 2 सेंटीमीटर पेंसिल की तुलना 5 सेंटीमीटर पेंसिल से कर सकते हैं, परंतु 2 लीटर दूध की तुलना 200 मिलीलीटर दूध से नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि ये तो 2 लीटर है और ये 2 क्या है, मिलीलीटर है। तो इन दोनों की क्या है, यूनिट अलग अलग है। तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए कंपैरिजन करते वक्त, ठीक है। उदाहरण 2 देखिए, एक रेल सुबह 6 बजे यात्रा प्रारंभ करके शाम को 3:30 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि वह बीच में 1 घंटा रुकती है तो उसके रुकने के समय और यात्रा के कुल समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रेन है वो सुबह 6 बजे निकल गई है, ठीक है। और 6 बजे निकलने के बाद वो शाम को 3:30 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो उसने कुल कितना समय लिया बताइए। यहाँ पे उसने, ध्यान से अगर आप देखेंगे, 3:30 बजे अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंची है 6 बजे निकलने के बाद, तो उसने 9.5 घंटे का समय लिया है, राइट। उस 9.5 घंटे के बीच में वो 1 घंटे कहाँ रुकी भी है, 1 घंटा रुकती है। अगर 1 घंटा हम घटा दे तो हमें पता है कि कितने घंटे रुकी है वो, 8.5 घंटे, मतलब वो ट्रेन चली है, 1 घंटे तो रुकी है। अब यहाँ देखिए, 9 घंटे गुना 60 प्लस 30 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 570 मिनट मिलेगा। क्यों? हमें रेशो निकालना है, राइट। तो रेशो किसका निकालना है, उसके रुकने के समय और यात्रा के कुल समय। तो रुकने का समय 60 मिनट है, रुकने का समय कितना है, 60 मिनट। और वांछित अनुपात जो हमने जो ट्रेन चला है पूरे टाइम, उसका समय कितना है, 570 मिनट।
इंक्लूडिंग 60 मिनट रुकने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 मिनट, यहाँ पे अब देखिए 9 घंटे 30 मिनट वो ट्रेन चली है, तो हम क्या करेंगे 60 मिनट का अनुपात 570 मिनट से निकालेंगे। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, तो 6:57, यानी अभी 3 से कट रहा है तो 2:19 कुल इसका आंसर है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि रुकने का समय का अनुपात हमें निकालना है कुल समय से, है ना। तो रुकने का समय 60 मिनट है और कुल समय 570 मिनट है। तो यहाँ पे बेसिकली 2:19 यानी 2:19 क्या है, उसका कुल अनुपात है ट्रेन का रुकने के समय से कुल समय तक। ठीक है, उदाहरण देखिए, अनुपात ज्ञात कीजिए 40 मिनट का 2 घंटे से। तो देखिए यहाँ ये मिनट में दिया हुआ है, ये घंटे में दिया हुआ है, तो 2 घंटे को पहले बात आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 120 मिनट। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे 40 मिनट का 120 मिनट से रेशियो निकालिए, कितना आएगा, 40 मिनट का 120 मिनट का आपको पता है जो लसा होता है वो 40 होता है। 40 और 120 का अगर आप लासा निकालेंगे, आई मीन टू से मसा निकालेंगे, लसा नहीं निकालना, मसा निकालेंगे, तो मसा 40 है, तो 40 और 120 को आप क्या कर देंगे, 40 से भाग करेंगे तो 1:3 इसका आंसर है, 1:3 इसका आंसर है। सरलतम रूप में परिवर्तन के लिए हम उसको मौसा द्वारा विभाजित करते हैं, जो कि आया 1:3, 1:3। नाउ अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, 30 सेंटीमीटर का 40 मिलीमीटर से आपको निकालना है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, राइट। तो आपको पता है 30 सेंटीमीटर यानी 300 मिलीमीटर, और 300 मिलीमीटर का आपको रेशियो निकालना है 40 से, अनुपात निकालना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, 300 को 40 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे ना। तो जब आप 300 को 40 से भाग करेंगे तो आपको पता है शून्य से शून्य कट जाएगा, बचेगा 30/4। अब इसका अगर आप मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से भाग कीजिए तो 2 से भाग करने पर आपको मिलेगा 15/2। तो इसका जो अनुपात आया है वो आया है 15:2। क्लियर? आगे बढ़े, देखिए इसका आंसर आया 15:2। उदाहरण नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी सेम यही बोला है, एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, उनके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि चाल क्या होता है, तय की गई दूरी बटे समय। अब कार की चाल जो है वो 120 किलोमीटर 4 घंटे है, 120 किलोमीटर 4 घंटे, तो यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या है, 100 किलोमीटर 2 घंटे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है, तो कार की चाल बटे रेलगाड़ी की चाल, तो क्या होगा बच्चों, 30:50, तो कितना आएगा, 3:5। क्लियर? आगे बढ़े, 10 से भाग हो गया। पिता की वर्तमान आयु, नेक्स्ट उदाहरण देख रहे हैं बच्चों, पिता की वर्तमान आयु 42 साल है और उसके बेटे की आयु 14 साल है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 14 को 42 से, आई मीन 42 को 14 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे ना। अब पहले यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, पिता की वर्तमान आयु से बेटे की वर्तमान आयु का आपको अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो वर्तमान आयु है वो 42 पिता की और बेटे की 14, तो 42/14, तो 3:1, 3:1, ये इसका रेशियो है वर्तमान आयु का। 6 साल बाद पिता की आयु, 6 साल बाद पिता की आयु से 6 साल बाद बेटे की आयु का अनुपात निकालिए। तो यानी पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 48 साल, और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल, है ना। अब 48 का 20 से अनुपात निकालिए तो कितना आएगा बच्चों, 12:5। ठीक है, चलिए 12:5। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, पिता की आयु का बेटे की आयु से, जब बेटा 4 साल का था, बेटा 4 साल का था, तो जो पिता है वो कितने साल के होंगे। अब देखिए, जो बेटा है वो अभी 14 साल का है, हम कह रहे हैं जब बेटा 4 साल का था, तो यानी 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले जो उसके फादर थे वो 32 साल के थे, राइट। तो यहाँ पे पिता की जो आयु है वो है 32, बेटे की आयु है 4, तो यानी 8:1। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। नेक्स्ट देखिए, आप ध्यान रखिए कि अनुपात में राशियों का क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना फिर जो रेशियो होता है वो गलत आता है। तुल्य अनुपात, इन चित्रों को देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका अनुपात कितना है, 1/2 यानी 1:2। इसका अनुपात बताइए, 2/4 यानी 2:4। अगर आप इसे सरलतम रूप में लाएंगे तो क्या होगा, 1:2। सेम उसके केस में भी है ना,
सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखिए चित्र ए का अनुपात 1:2, 2:4 और सी का 4:8 है। जब न्यूनतम रूप में लाएंगे इन तीनों को तो आप देखेंगे कि सबका अनुपात क्या कहलाएगा, 1:2 ही कहलाएगा। तो बच्चों ये तुल्य अनुपात कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, तुल्य अनुपात। जैसे तुल्य भिन्न होते थे ना, वैसे तुल्य अनुपात भी होते हैं। A:B का तुल्य अनुपात राशियों को दी गई संख्या से या तो गुना करके प्राप्त किया जा सकता है या तो भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। अगर आप तुल्य अनुपात निकाल रहे हैं या तो आप गुणा करके निकालेंगे या तो आप भाग करके निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, यदि दोनों राशियों को समान संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाए तब उसका अनुपात में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण 6 देखिए, अगर 6:4 का तुल्य अनुपात ज्ञात किया जाए तो क्या होगा। आप देख रहे हैं इसका मौसा कितना है, इसका मौसा 2 है, 2 से भाग कीजिए तो कितना आएगा, 3/2। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 6:4 का जो तुल्य अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आप नहीं, ये तो भाग करके निकाला, आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 से आपने गुणा करी तो जब आप 2 से गुणा करोगे तो 12/8 यानी 12:8, ये भी क्या है, इसका तुल्य अनुपात है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अनुपात की तुलना, क्या आप 4:5 और 3:5 अनुपात की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 रेशियो दिए हैं, ठीक है, आप आसानी से भिन्न रूप में लिखकर इस तरह के अनुपात की तुलना कर सकते हैं। जैसे कि 4:5 यानी 4/5, 3:5 यानी 3/5। अब आप क्या करेंगे, इन्हें हरों का मान एक समान कीजिए, इसलिए हम आसानी से इनकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका हर कितना है, 5, इसका हर 5, तो आप इसकी आसानी से तुलना कर सकते हैं। कौन सा बड़ा है, 4/5 बड़ा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो 4:5 है इज ग्रेटर देन 3:5। अतः लेकिन यदि हम 5:12 लेते हैं और 3:8 लेते हैं तो इन दोनों की जब आप तुलना करोगे तो आप जानते हो इनके जो हर होंगे वो दोनों अलग अलग है ना। अब जब इनके हर अलग है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। क्यों, हर को बराबर करने के लिए। तो इसका लसा क्या आएगा, 24। तो इसका जब आप लसा 24 निकालने के बाद हर को 24 में बदलोगे तो 10/24, 9/24। अब मुझे बताइए कौन सा बड़ा है, 10/24 के 9/24। 10/24 बड़ा है, तो यानी 5:12 इज ग्रेटर देन 3:8, यानी 5:12 का अनुपात जो है वो बड़ा है किससे, 3:8 के अनुपात से। चलिए आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया। उदाहरण देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, एक स्कूल की कक्षा 6ठी ए में लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। एक स्कूल की कक्षा 6ठी ए में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको 5:8, जबकि कक्षा 6ठी बी में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 7:10 दे रखा है। कौन से वर्ग में लड़कों की संख्या अधिक है। दोनों कक्षाओं में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें पता है 5:8, 7:10। दोनों अनुपातों में लड़कों की संख्या है अंश द्वारा प्रदर्शित है। देखिए यहाँ पर जो ये 5 है और ये 7 है, ये किसकी संख्या है, लड़कों की। और उसी के बाद यहाँ पे देखिए 8 और 10, ये किसकी संख्या है, लड़कियों की। ठीक है, दोनों ही क्लास में। अब देखिए बच्चों, 5:8 को हम 5/8, 7:10 को 7/10 लिख सकते हैं। दोनों का जो हर है वो अलग अलग है, दोनों का हर जो है वो अलग है। तो हमें क्या करना है, इसका लसा निकालना है, जो कि आएगा 40। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 25/40 और ये आएगा 28/40। अब मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, 28/40, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अतः कक्षा 6ठी बी में लड़कों की संख्या का अनुपात अधिक है, राइट। क्योंकि ये ऊपर वाला है 7 वाला, ये लड़कों की संख्या दिखा रखा है और नीचे लड़कियों की संख्या। हमने क्या करा है, हर बराबर करा है। तो बेसिकली 6A में जो 6A है उसमें 25 है और 6B में 28 है। सो हम कह सकते हैं कि कक्षा 6ठी बी में लड़कों की संख्या का अनुपात अधिक है। अब देखिए 8वां एग्जाम्पल, किसी नगर में पुरुष एवं स्त्रियों का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। पुरुष और स्त्रियों का अनुपात, यदि पुरुषों एवं स्त्रियों की कुल संख्या 2525 है तो पुरुषों एवं स्त्रियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा। माना कि पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या क्रमशः 3x और 2x है। क्यों माना, हमने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है ना, राइट। बीजीय व्यंजक हमने पहले ही पढ़ लिया। अब हमें पता है कि हमें रेशियो पता है 3:2, तो हम इसे 3x मान सकते हैं और इसे मान सकते हैं 2x, राइट। अब हमें पता है इन दोनों का योग इसके बराबर है ना। तो ये हो जाएगा 5x
2525। x यही रहेगा, 5 गुना में है, भाग में चला जाएगा तो x की जो मान आएगा वो 505 आएगा। अब पुरुषों की संख्या आप निकाल सकते हैं और महिलाओं की संख्या कैसे, क्योंकि पुरुषों की संख्या हमने मानी थी 3x, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 गुना 505। उसी तरीके से महिलाओं की संख्या हमने मानी थी 2x और x की वैल्यू कितनी है 505। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, सॉल्व हो जाएगा। सत्यापन देखिए बच्चों, कुल जनसंख्या, अगर आपको सत्यापन करना है तो क्या करेंगे, ये महिलाओं की संख्या और पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या क्या है 1515 और महिलाओं की जनसंख्या है 1010, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, कुल जनसंख्या वही आनी चाहिए जो उन्होंने दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, 2525। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक स्कूल में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात दे रखा है 3:2। यदि वहां पुरुष 30 है, पुरुष शिक्षक कितने हैं 30, तो महिला शिक्षकों की संख्या का आपको ज्ञात करना है। बेसिकली एक स्कूल है, वहां पे आपको बताया है कि मेल टीचर और फीमेल टीचर का रेशियो बताया है। तो देखिए यहाँ पे पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक का रेशियो दे रखा है 3:2। पुरुष हमें पता है, पुरुष शिक्षक है 30, महिला शिक्षक हमें ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि हमने इसे मान लिया, जो हमें दे रखा है पुरुष शिक्षक की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात, वो 3:2 दे रखा है। अनुपात की राशियों का योग हमने 5 माना कुल शिक्षक x है, कितने, कुल टोटल टीचर्स कितने हैं x। अब पुरुष शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों का 3/5 भाग है, यही तो बोला है, जो पुरुष शिक्षकों की संख्या है वो कुल शिक्षकों का 3/5 भाग है, 3:2, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, हम x गुना 3/5 इज इक्वल टू 3/5 x कर सकते हैं, यही तो बात हुई। अब देखिए 3/5 जो है ये किसका है, ये पुरुष शिक्षकों का है, ठीक है, उसकी हमने किससे गुना कर दी x की, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि पुरुष शिक्षक है 30, तो बेसिकली जो 3x/5 है वो 30 के बराबर होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी 50, सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता है कि कुल शिक्षकों की संख्या 50 है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कुल शिक्षक हमें पता था कि कितने दिए हुए कुल शिक्षक, यहाँ पे देखिए पुरुष शिक्षकों की संख्या, ये हमें x की वैल्यू पता चल गई ना, तो x की वैल्यू 50 आई, x की वैल्यू 50 निकलने के बाद इसलिए कुल शिक्षकों की संख्या 50 हुई। x को हमने क्या माना था, हमने माना कुल शिक्षक, ठीक है, टोटल टीचर्स हो गए 50, मेल टीचर्स हो गए 30, अब फीमेल टीचर्स निकल जाएंगे कैसे, 50 में से 30 को घटा दीजिए, आपके पास महिला शिक्षक आ जाएंगे। समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कैसे करा, ध्यान से देखिए, हमें अनुपात पता था तो हमने क्या किया, उनको जोड़कर कुल निकाल लिया, 5 आया। फिर हमने माना कि कुल टीचर्स x थे, जो टोटल टीचर x थे, तो उसमें हमने क्या करा कि मेल टीचर्स का रेशियो निकाला उस x के टर्म्स में, जो कि आया हमारा 3x/5, ठीक है। अब हमें पता है कि टीचर्स, जो मेल टीचर्स है, पुरुष शिक्षक है, वो 30 दे रखे हैं, तो 3x/5 इज इक्वल टू 30 होगा। x को हमने सॉल्व किया, 50 आया। x को हमने क्या माना था, कुल शिक्षक माना था, तो हमने टीचर्स, जो फीमेल टीचर्स थी, महिला शिक्षक, उसको 50 में से 30 में से घटाया, 50 में से 30 को घटाया, जो कि मेल टीचर्स थे, तो फीमेल टीचर्स बच गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है आपको, अभ्यास में क्या दिया गया है, सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसे देखिए, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है, तो 625/25, इसका महत्तम समापवर्तक है 25, तो ये आएगा 25/1, तो इसका सरलतम रूप है 25.1। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यूनतम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आपको इसका अनुपात तो निकालना पड़ेगा, 48 मिनट, 3 घंटे 35 मिनट है, तो क्या होगा 3 गुना 60 प्लस 35, कितना आएगा 215 मिनट, है ना। अब आप आसानी से अनुपात निकाल लेंगे 48 मिनट का 215 मिनट से। ऐसे ही आपको बाकी भी सॉल्व करना है, जैसे 40 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 1.5 मीटर, कितना होता है ये 150 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर प्लस आधा मीटर, 100 प्लस 50 यानी 150 सेंटीमीटर, ये आप कर लेंगे आसानी से। दो तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए, बताइए कौन सा अनुपात बड़ा है, इसके अनुपात, तुल्य अनुपात ज्ञात करने हैं, आप कर लेंगे इसको। चलिए रिक्त स्थान भरिए, इसमें देखिए क्या बोला है, रिक्त स्थान में 48/12, ठीक है, यानी 4 से भाग हुआ, ठीक है, 4 से भाग हुआ, नीचे भी 4 से भाग होगा, तो ये आएगा 15, समझ रहे हैं। उसी तरीके से फिर से ये 15 को
3 से भाग किया तो 5 मिला, इसको 3 से भाग कीजिए तो आएगा 4। 4 को 8 से गुना किया 32 मिला, तो यहाँ पे भी 8 से गुना होगा तो कितना आएगा, ये मिलेगा 40। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होगा। एक और देखते हैं, इसमें 3 से गुना हुई तो 9 मिला, इसमें भी 3 से गुना होगी तो 15 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 15 के बाद कितना आया, 20। अब देखिए बच्चे यहाँ पे इसका आप इससे कोरिलेट कीजिए, 5 की 4 से मल्टीप्लाई हुई तभी तो 20 आया, तो इसके भी 3 से गुना कीजिए 4 से, तो कितना आएगा, 20। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये हुआ 20 बटे, एक गलती कर दी बच्चों, यहाँ 12 आएगा। ठीक है, 5 की 4 से गुना की 20, 3 की 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 12। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 की 5 से गुना करी 15, तो 5 की 5 से गुना करेंगे तो आएगा 25। अब बच्चों इसका मेन मोटिव क्या है, अगर आप ध्यान से समझे, ये 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये सारे क्या बनेंगे, ये सारे समतुल्य भिन्न बनेंगे। ठीक है, समतुल्य अनुपात बनेंगे। ऐसे ही बच्चों ऊपर है, जैसे ये 4/5 आएगा। ठीक है, ऐसे ये भी 4/5 आएगा, ये कितना आएगा, ये भी 4/5 आएगा, ये 4/5 ऑलरेडी था, ये भी 4/5 आएगा। तो बेसिकली जब आप सबको डिवाइड कर दोगे, सॉल्व करोगे, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, सरलतम रूप, वो एक ही आएगा। नेक्स्ट, अनुपातों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे आप अनुपातों की तुलना कैसे कर सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 5/6, इसको लिखेंगे 7/8। अब आप जानते हैं दोनों का जो हर है वो अलग अलग है, तो आप क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती है, तो इसका लघुत्तम समापवर्ती कितना आएगा, 24। तो इसको 24 बनाइए, कितना आएगा, 4 से गुना करेंगे 24 बनाने के लिए, ऊपर भी 4 से गुना करनी पड़ेगी, तो 20/24। इसमें आपको 3 से गुना करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 21/24। 7 जो 7:8 था वो क्या है, बड़ा है किससे, 5:6 से, है ना, तो ये भी क्या हुआ, बड़ा हुआ। इस तरीके से आपको करना है। बेसिकली आपका अगर उसमें हर बराबर नहीं है तो आपको हर बराबर करना है। आई होप इन क्वेश्चंस को भी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे समानुपात। ठीक है, सारा जो है जितने भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है उन्हीं के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। रीड आउट कीजिएगा और उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चे समानुपात। ठीक है, समानुपात समझिए क्या होता है, दो अनुपातों की समानता समानुपात कहलाती है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है समान अनुपात। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 त्रिभुज बनाइए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3, 4, 5, 6, 8, 10। पहले त्रिभुज की कोई 2 भुजा लीजिए, एक का अनुपात 4/5 है। दूसरी त्रिभुज की अनुरूप भुजाएं लेकर, अनुरूप मतलब अगर आपने ये वाली भुजा ली है तो इधर की भी यही लोगे, ये वाली भुजा ली है तो यही वाली भुजा लोगे। समझ में आया? इसे कहते हैं अनुरूप भुजा। तो भुजाओं का अनुपात 8:10 है। यहाँ पे 3:4 है, वहां 8:, अब देखिए पूरा समझते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने 4:5 लिया है, दैट इज 4:5। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। हमने कौन कौन सा लिया है बच्चों, हमने लिया है 4:5, तो 8:10 का हम लेंगे। ठीक है, अनुरूप। अब यहाँ देखिए बच्चों, दोनों स्थितियों में अनुपात समान है। कैसे? क्योंकि ये जो अनुपात आ रहा है ये है 4:5, ये कितना आ रहा है 8:10। अगर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 4:5 ही तो मिलेगा, क्योंकि 2 इसका क्या है, महत्तम समापवर्ती है, राइट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि वो भी 4:5, वो भी 4:5। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे पता चल रहा है यदि दो अनुपात समान हो तो दोनों अनुपातों का संबंध समान अनुपात कहलाता है। ये दोनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए इन दोनों अनुपातों का संबंध क्या कहलाएगा, समान अनुपात कहलाएगा। और ये है समान अनुपात का चिन्ह। यहाँ पे आप देखिए समान अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, इसे 4:5, समान अनुपात 8:10 कहा जाता है। समान अनुपात के कथन में क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं, दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये है आपके मध्य पद और लास्ट के पहला और आखिरी आपका कहलाता है चरम पद। ठीक है, यहाँ पे 4 संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, यहाँ ए और डी चरम पद है, बी और सी मध्य पद है। तो इस चीज को समझिएगा, ये है आपका पहला रेशो अनुपात, दूसरा अनुपात।
इस तरीके से हमने इसे रिप्रेजेंट करा। अब जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4:10, 4 × 10 40 आएगा, 5 × 8 40 आएगा। ये वैल्यू हमेशा ही बराबर होगी। इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों समान अनुपात है। ठीक है, यहाँ गुणनफल बराबर होने के कारण हम कह सकते हैं कि बाहरी पदों का गुणन तथा मध्य पदों का गुणन बराबर होता है। अतः यदि चर अनुपात में है तो पहला पद गुना चौथा पद, ठीक है, पहला पद दूसरा चौथा पद, फिर दूसरा पद और तीसरा पद, ये क्या है, ये पूरा मध्य पद है और ये क्या है आपके चर पद। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या दिया था, इसका हमने नाम दिया था चरम पद, माय बैड। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं ए बी सी और डी समान अनुपात में है। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिकली इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण 10 देखिए, ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न समान अनुपात में है। तो कैसे करेंगे बताइए, 2 की गुना आप 40 से करेंगे 80 आएगा, 5 की गुना आप 60 से करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 90। क्या ये समान अनुपात में है, नहीं, क्योंकि 5 की गुना आप 16 से करेंगे तो 80 आएगा, तो दोनों ही वैल्यू बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि गुणनफल बराबर होने के कारण ये सब क्या है, ये दोनों ही अनुपात समान अनुपात में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 की गुना 12 से कीजिए कितना मिलेगा आपको 60, और यहीं पे 10 की गुना 8 से कीजिए कितना मिलेगा 80। ये 60 दे रहा है, ये 80, क्या ये समान अनुपात में है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 60 दे रहा है, ये 80, तो ये समान अनुपात में नहीं है। उदाहरण 11 देखिए क्या बोला है बच्चों, पहले दूसरे तथा चौथे पद समान अनुपात 6, 8 और 12 है, तीसरा पद ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, पहला पद दूसरा पद और तीसरा, यहाँ पे देखिए पहला दूसरा और चौथा पद दिया है, पहला दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं पता, तो हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने माना कि तीसरा पद x है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 की गुणा 12 से करेंगे और 8 की गुना x से करेंगे। अब x यही रहेगा, 8 जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। जब आप सॉल्व करोगे देखिए 8 × x 6 × 12, x यही रहेगा, 6 × 12 अपॉन में 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसे काटिए, 2 3 6, 2 4 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9। क्लियर हुआ, तो यहाँ कह सकते हैं तीसरा पद क्या है, 9 है। नेक्स्ट देखिए, एक परिवार की आय व्यय, एक परिवार की आय और व्यय में 9:8 का अनुपात है। यदि परिवार की कुल आय 3600 रुपए हो तो बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे माना व्यय x है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है इन्होंने, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है इसमें। ठीक है, अब हमें ये बोला है कि कुल आय पता है पर व्यय नहीं पता हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, माना व्यय x है, अतः आय और व्यय में अनुपात 3600:x है। अब हमें पता है कि 9:8 3600:x बराबर होंगे, क्यों, दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है, समानुपात, तो x यही रहेगा। देखिए अब बेसिकली सॉल्व कैसे करना है, 9/8 3600/x, 9 की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, x से, और 3600 की गुणा किससे होगी, 8 से। x यही रहेगा, 9 किस में चला जाएगा, भाग में। जैसे आप इसे अब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर, यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 यानी 400, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3200। कितनी आएगी, 3200। यहाँ पे भी देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, 3200। तो आप कह सकते हो जो व्यय है वो कितना है, 3200, तो बचत कितनी हुई, 3600 में से आप घटा दीजिए व्यय को, तो बचत हुई 400 रुपए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अभ्यास में क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न समान अनुपात है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2 की 42 से गुना कर दीजिए, 7 की 12 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 2 की जब 42 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 84, और वहीं पर जब आप 12 की 7 से गुना करोगे तो आपको 84 मिलेगा। तो यानी ये समान अनुपात में है। इसी तरीके से 2 की 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा 8, और 5 की 3 से गुना कीजिए 15। क्या ये समान अनुपात में है, नहीं। इस तरीके से आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, चरम पद की गुणा करके और मध्य पद की आपस में गुणा करके देखना है क्या ये बराबर है या नहीं। अब बच्चों देखिए, क्या निम्न कथन सत्य है, 40 लोग 200 लोग, क्या आएगा इसका रेशो, 1:5, 15 रुपए और 75 पैसे, क्या ये समान अनुपात है, क्या निम्न कथन सत्य है। अब देखिए बच्चों, ये कथन सत्य नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इकाई तो बराबर होनी चाहिए। ये है लोग और ये है रुपए, यहाँ लड़के लड़के और यहाँ लड़कियां लड़कियां। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बच्चों,
ऑल्दो चाहे तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करना है चलिए देखते हैं। 5 और 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रूफ करना है, 40 और 200, ठीक है, 15 और 75। तो ये 1:5 का रेशियो बना रहा है, और ये कितना बन रहा है 1:5 का। तो क्या इसके साथ समान अनुपात में है? अगर हम एक बार को यूनिट भूल जा रहे हैं, क्यों यूनिट हम क्यों भूल रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से गलत नहीं है। रीजन देखिए बच्चों, क्योंकि जो पहला अनुपात है उनकी इकाइयां तो सेम है, इन दोनों की इकाइयां सेम है, ये लोग ये भी लोग, ठीक है, ये रुपए ये भी रुपए। तो इनका अनुपात अगर आप निकालेंगे तो ये कितना है 1:5 1:5। जो आप सॉल्व करोगे मध्य पद और चरम पद को गुणा करोगे तो बराबर आएगा, यानी ये कथन सही है। यहाँ पर कथन क्यों गलत है, क्योंकि आप देखें ये लड़के ये भी ठीक है, ये लड़कियां इकाई सेम है, बट जब आप 30 की 21 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा 630। और जब ऐसे ही जब आप 15 की 14 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, चलिए इन दोनों को गुना करते हैं, 15 गुना 14 तो कितना आएगा 60, 210। तो क्या बराबर आ रहा है मध्य पद की गुणा करने में, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या पूछा है। नेक्स्ट बोला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जिससे दी गई संख्या समान अनुपात में आ जाए। देखिए यहाँ पे आपको माना x, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इसे क्या माना 24 72 समान अनुपात x और 84। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 72 के गुणा आप किससे करेंगे x से, वहीं पर 24 की गुणा किससे करेंगे 84 से। अब x यही रहेगा 24 गुणा 84 बटे 72, है ना। 24 दिया 72, फिर से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 28। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, कर लेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, x का मान ज्ञात कीजिए, इसे भी आपको सेम ही करना है, सेम ही तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक सप्ताह में 420 रुपए कमाता है, 30 दिनों वाले एक महीने में उसकी कुल आय क्या होगी। अब बच्चों देखिए एक व्यक्ति एक सप्ताह में अगर 420 रुपए कमाता है तो हम कह सकते हैं कि 7 दिन में 420 रुपए कमा रहा है ना। और यहाँ पर 30 दिन में वो कितना कमाएगा, यही तो पूछा है उसने। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिनों वाले महीने में उसकी कुल आय कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी गुणा कर देंगे 7x, और ये कितना हो जाएगा 420 गुणा 30, मध्य पद गुणा चरम पद। अब 7 से इसकी भाग कीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा 420 गुणा 30 भाग कीजिए 7 से, x की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 7 6 42 और 0, फिर हो जाएगा 1800 रुपए। कितनी होगी 1800 रुपए, क्योंकि एक दिन में वो कितना कमा रहा है 60 रुपए तो कमा रहा है। अगर वैसे भी तुल्य भी ना, अगर हम उसे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो 30 दिनों में वो 1800 कमाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों यूनिटरी मेथड यानी एकिक नियम। दी गई वस्तुओं की संख्या में से एक वस्तु का मान ज्ञात करके अभिष्ट वस्तुओं की संख्या को ज्ञात करना एकिक नियम कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कम संख्या वाली वस्तुओं की कीमत कम होती है, इसलिए यदि वस्तु की किसी संख्या की कीमत का मान दिया गया है तो एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए दी गई कीमत को दी गई वस्तुओं की संख्या से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार एक वस्तु की कीमत दी गई वस्तुओं की संख्या से हम भाग कर सकते हैं। यदि एक वस्तु की कीमत ज्ञात हो तो अभिष्ट संख्या की वस्तुओं की कीमत एक वस्तु की कीमत एवं वस्तुओं की संख्या को गुणा कर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार वस्तुओं की अभिष्ट संख्या की कीमत एक वस्तु की कीमत गुना वस्तुओं की अभिष्ट संख्या साधारण नियम इस विधि में प्रयोग होते हैं। अधिक प्राप्त करने के लिए हम गुणन करते हैं, कम प्राप्त करने के लिए हम भाग करते हैं। तो बेसिकली इसका अगर मैं आपको क्रक्स समझाऊं बच्चों, यूनिटरी मेथड क्या कहता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैंने 5 पेन खरीदे हैं और 5 पेन का प्राइस है 30 रुपए। ऐसे ही मैं 10 पेन और खरीदूंगी तो कितना अमाउंट उसका मुझे पे करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, पहले एक पेन का प्राइस निकालोगे, एक यूनिट का प्राइस निकालोगे, फिर जो एक यूनिट का प्राइस आएगा उसे 10 से गुना कर दोगे, है ना। तो आपने क्या करा, अगर आप छोटे
यहाँ पे एक चीज बोली गई है, अगर आप अधिक प्राप्त करने के लिए कर रहे हो तो गुणन करोगे, और अगर आप कम प्राप्त करने के लिए कर रहे हो तो क्या करोगे, भाग करोगे। तो इसे ही हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। अगर हमारे पास बड़ा अमाउंट दे रखा है तो हम पहले 1 यूनिट का निकालते हैं, यूनिटरी मेथड नाम से पता चल रहा है ना, एक एक नियम, पहले 1 यूनिट के लिए निकाला जाता है, फिर बाकी यूनिट्स के लिए उसे गुणा किया जाता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं बच्चों, 16 पेनों की कीमत 80 रुपए है, 20 पेनों की कीमत क्या होगी। अगर आपको 16 पेनों की कीमत दी है तो एक पेन की कीमत आप निकाल सकते हैं कैसे, 80 को भाग करेंगे 16 से तो एक पेन की कीमत आई। कम प्राप्त करने के लिए हम भाग देते हैं, यहाँ पे जैसा भी मैंने बताया था ना, कम प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे एक पेन की कीमत कितनी आई, 5 रुपए। अब 20 पेनों की कीमत, यानी मुझे अधिक ज्ञात करना है तो क्या करूंगी, गुना करूंगी, तो अधिक पेन अधिक कीमत हम यहाँ गुना करते हैं। तो हम मुझे लेना है 20 पेन, एक पेन की कीमत कितनी है बच्चों, 5 रुपए, तो कितना मुझे पे करना पड़ेगा, 100 रुपए, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। उदाहरण 14 देखिए, 10 आदमी किसी कुएं को 45 दिनों में खोद सकते हैं। 10 आदमी 45 दिनों में कुएं को खोद रहे हैं, ठीक है, तो उस कुएं को 15 आदमी कितने दिनों में खोद सकते हैं। अब देखिए पहले 10 थे, लोग बढ़ चुके हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन देखिए, समीकरण से प्राप्त निष्कर्ष, कम आदमी अधिक दिन लगाएंगे। यहाँ पे बच्चों अगर हम अपने रियल लाइफ से भी रिलेट करें, अगर ज्यादा लोग होते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, और कम लोग होते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, राइट। तो यहाँ पे 10 लोग हैं, वो 45 दिन लगा रहे हैं, लोग बढ़ जाएंगे तो दिन क्या होगा, कम होगा। तो कम आदमी अधिक दिन लगाएंगे और अधिक आदमी कम दिन लगाएंगे, तो इसलिए कुएं को खोदने में 10 आदमियों द्वारा लिया गया समय 45 दिन है ना, कितना दिन है, 45 दिन। उसी तरीके से कुएं को खोदने में एक आदमी द्वारा लिया गया दिन कितना होगा, 45 गुना 10, है ना। तो 45 गुना 10 क्यों कर रहे हैं हम गुना 10, क्योंकि बच्चों ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। यहाँ पे लोग कम हुए हैं तो दिन ज्यादा होंगे, कम आदमी यानी अधिक दिन, तो 450 दिन उस एक आदमी को लगेगा, ठीक है, कुआं खोदने में। तो कुएं को खोदने में अगर वहीं पर 15 आदमी जुट जाए, तो जो हमने 450 दिन एक आदमी को दिए थे वहां 15 आदमी आ गए हैं, तो उससे भाग कर दीजिए, यानी 30 दिन, यानी दिन कम हो जाएंगे, जैसे ही आदमी बढ़ेंगे वहां दिन कम हो जाएंगे, इसलिए 15 आदमी उस कुएं को 30 दिन में खोद सकते हैं, राइट। ऐसे ही बच्चों एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए, यदि 10 कारों की कीमत आपको दे रखी है तो 6 कारों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको 10 कारों की कीमत पता है तो आप इसे क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, ठीक है, जैसे 10 से भाग करेंगे तो एक कार की कीमत क्या आएगी बच्चों, बताइए, एक कार की कीमत, शून्य से शून्य कट जाएगा तो ये आएगा आपका रुपए 565589, ये कितने, एक कार की कीमत आई है। अब 6 कारों की कीमत के लिए आप इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो आपको 6 कारों की कीमत मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया है, 5 दर्जन साबुन टिकिया की कीमत 80 रुपए, 5 दर्जन। अब बच्चों एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, एक दर्जन केला सुना है आपने, कितने आइटम होते हैं उसमें, आर्टिकल कितने होते हैं, 12। तो 5 दर्जन साबुन जो टिकिया है उसमें कितने साबुन होंगे, उसमें साबुन होंगे आपके 5 दर्जन में, यानी 60 साबुन, है ना, उसका प्राइस कितना है, 80 रुपए। 5 साबुन टिकिया की कीमत ज्ञात कीजिए, तो ये 5 दर्जन का मतलब है 60, ठीक है। अब बच्चों जो भी इसको, पहले आप एक साबुन की कीमत निकालिए, एक साबुन की कीमत कितनी आएगी बताइए, 80/60। यहाँ पे क्या बोला, 5 दर्जन साबुन टिकिया की कीमत 80 रुपए दे रखी है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक साबुन की कीमत निकालने के लिए 80 को 60 से भाग करेंगे, जो भी आएगा उसे 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, 15 मीटर कपड़ों का मूल्य 105 रुपए दे रखा है, 12 मीटर कपड़ों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 मीटर आपको पता है कि 15 मीटर 105 रुपए लगा रहा है, तो 1 मीटर में कितना लगेगा बताइए बच्चों, 105 को आप 15 से भाग कर दीजिए, यानी 1 मीटर के लिए वो ले रहा है 7 रुपए, कितने रुपए, 7 रुपए। और आपको लेना कितने हैं, 12 मीटर, तो आप क्या करेंगे, 12 मीटर के लिए आप उसे 12 से गुना कर देंगे, सो ₹7 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 84 रुपए आपको लगेंगे 12 मीटर कपड़े लेने के लिए। इसी तरीके से बच्चों ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस देखिए, 4 मजदूर
यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारे लास्ट वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है। जो मैंने आपको बताया था, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी घट जाएगी, वो कब होगी, इसमें होगी। देखिए, 4 मजदूर 88 दिनों में एक मकान बना सकते हैं। ऐसे मकान को 11 मजदूर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अब बच्चे देखिए, मजदूर कम थे तो ज्यादा दिन लगेंगे, मजदूर ज्यादा हुए हैं तो कम दिन लगेंगे। ये चीज ध्यान रखना, इसे सॉल्व करते वक्त काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट देखिए बच्चों, 25 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ओके। 8 दिनों में उस काम को पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? अब बच्चों देखिए, उस काम को हमें 8 दिन में सॉल्व करना है, मतलब खत्म करना है। तो 25 आदमी अगर 16 दिन ले रहे हैं, आपके पास दिन कम हो गए तो लोग ज्यादा आएंगे। तो अपने आंसर को आपको ऐसे चेक करना है और इन्हें सॉल्व करना है। लास्ट के एग्जाम्पल्स इन्हीं के बेसिस पे है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया बच्चों। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। वेरी नाइस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। इतने ही क्वेश्चंस है आपके इस चैप्टर में। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उन्हें सॉल्व कीजिएगा। टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। इस चैप्टर में इतना ही। अब बच्चों सारे चैप्टर्स को आप रिवाइज कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।